दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक कुमार, आपका स्वागत करते हैं बाजीराव मैथ एकेडमी चैनल पे। दोस्तों आज रेशियो का जो पार्ट चल रहा है उसी पार्ट के बताने वाला हूँ। आज नेक्स्ट पार्ट पर देख लीजिए, 10 नंबर हो गया, 9 नंबर होगा, पार्ट 9 नंबर होना चाहिए। अब उस पार्ट को अगर नए हैं इस पर तो आप सबसे पहले आप एक से देखिए, क्योंकि वहाँ पे पता है कंसेप्ट 1 से लेकर आप 8 तक देखते जाइए। वहाँ पूरा कंसेप्ट क्लियर बताया गया है। उस कंसेप्ट में आपको बेसिक सा ज्ञान बताया गया है, कैसे होता है क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं, कुछ क्वेश्चन नए क्वेश्चन लिए गए हैं। उसी सिलसिले में आज हम कुछ नए क्वेश्चन, कुछ पुराने क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे गए हैं, दोनों क्वेश्चन को मिलाकर लिए हैं। लेकिन एक आज का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आप एग्जाम में छोड़ने की पूरी संभावना होती है कि आप उस क्वेश्चन को एग्जाम में छोड़ देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन देखने में बड़ा होता है, लेकिन अगर सोल्यूशन कीजिएगा तो सोल्यूशन छोटा भी होगा, किसी किसी का बड़ा हो सकता है। लेकिन उसमें बताएंगे तकनीक, ट्रिक्स क्या हो सकते हैं, तकनीक क्या हो सकती है, नए नए मेथड क्या हो सकता है, ये सही पर काम करेंगे आज। इसी सिलसिले में शुरू करते हैं आज का क्लास। हम क्लास शुरू करने से पहले आपको बता दें कि एक बात, कि अगर आप चैनल पर नए हैं सबसे पहले आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना इस चैनल का डेवलप होना, इस चैनल को आगे ग्रोथ होना मतलब कि इम्पॉसिबल टाइप का है। इसलिए आप सपोर्ट कीजिए, साथ साथ मेरा सपोर्ट आपका हमेशा रहेगा। हमेशा मैं आपके लिए हमेशा समर्पित है। अगर आपको किसी प्रकार कठिनाइयाँ हो, अगर आपको क्वेश्चन में समस्या हो, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया होगा, उस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या उस नंबर पर आप व्हाट्सएप से जोड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है, उस ग्रुप से आप ज्वाइन कर सकते हैं। वो ग्रुप नंबर आपके डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, वहाँ से मैसेज कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। हम टाइम ज़रा जान करने के सिवाय आज का क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ गया होगा। आप उसको पढ़िए, सॉल्व कीजिए। नहीं सॉल्व होता है तो फिर देखिए, अगर सॉल्व हो जाता है तो बेहतर है, नहीं होता है तो फिर समझिए कैसे टेक्निक होगा, कैसे इसको हम सॉल्व कर पाएंगे। ये चीज़ सीखना बहुत ज़रूरी है। ये शुरू करते हैं। शुरू करने से बताते हैं आपको, एक क्वेश्चन दिया है, किसी वस्तु का मूल अंकित, किसी वस्तु का मूल कीमत कच्चे माल का 3 गुना है। कच्चे माल का 3 गुना है। यदि कच्चे माल की कीमत 5 से 12 बढ़ जाती है और विनिर्माण का मतलब था मैन्युफैक्चरिंग का मतलब हो गया कि वेजेज, पैसा, कितना सामान लगा विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग करने में, क्या क्या और आइटम्स लगे, ये सब आइटम्स के बारे में बताया जा रहा है। विनिर्माण लागत 4 से 5 बढ़ जाती है। यदि प्रारंभिक कीमत 6 है तो अंतिम कीमत क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मस्ट क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व कीजिए, नहीं होता है जब देखिए क्वेश्चन कह रहा है किसी भी चीज़ को, बोले क्वेश्चन करने से पहले इसी बता दें आपको, किसी भी चीज़ को अगर प्राइस होता है, मानते हैं आपको, जैसे आप कोई भी चीज़ खरीद लें, मान लीजिए मार्कर खरीदें, इस मार्कर को बनाने में जो कीमत लगा वो कीमत बराबर होता है इस मार्कर के जो वेजेज होता है, यानी जो वेजेज होते हैं, यानी जो मैन्युफैक्चरिंग का जो होता है, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट और जो कच्चे माल होते हैं। कच्चे माल का मतलब हो गया कि रो मटेरियल, इस जो पार्ट को मिलाकर एक प्राइस का निर्माण होता है। मान लीजिए रो मटेरियल का दाम अगर 10 रुपया है, वेजेज का दाम अगर 20 रुपया है, तो इसका प्राइस कितना होगा, 30 रुपया। मतलब वेजेज जो मजदूरी लगा या मैन्युफैक्चरिंग लगा, दोनों पूछ सकता है, मैन्युफैक्चरिंग या वेजेज। अगर इस पर दाम खर्च हुआ 20 रुपया, रो मटेरियल यानी कच्चा माल, और वेजेज यानी मजदूरी जो होगा, या इस पर जो आइटम्स लगेगा, ये आइटम मतलब कि ये नींव लगा, जो प्लास्टिक का रैपर लगा, ये सब चीज़ को बोलते हैं। इसके लिए 20 रुपया लगा और कच्चा माल के 10 रुपया, तो तब इस मार्कर का कीमत 30 रुपया हुआ। यानी दो चीज़ मिलाकर इसका कीमत तय किया जाता है। किसी भी वस्तु का कीमत तय करने के लिए ये दो चीज़ का होना आवश्यक है। मजदूरी होगा या उस मैन्युफैक्चरिंग यानी जो उसका बनावटी हो, कंस्ट्रक्शन होगा उसका खर्च, या कच्चे माल का खर्च, यानी कच्चा माल से ही एक अच्छा क्वालिटी का बेहतर कोई भी गुड्स या रॉ मटेरियल बनाया जा सकता है गुड्स को। आइए हम शुरू करते हैं। इसमें क्वेश्चन आपके सामने होगा, एक वस्तु का मूल कीमत कच्चे माल का 3 गुना है। अच्छा, मूल कीमत कितना है, शुरू में कीमत कितना था, 6। शुरू में यह लिखते हैं, शुरू में जो प्राइस था वह 6 था। शुरू में प्राइस कितना था, 6 था। किसी वस्तु के मूल कीमत कच्चे माल का 3 गुना है। अगर मूल कीमत 6 है तो कच्चे माल कितना होगा, रो मटेरियल कच्चे माल, रो मटेरियल
किसी वस्तु की कीमत उससे कच्चे माल का 3 गुना है, यानी अगर वस्तु की कीमत 6 रुपया है तो कच्चे माल की कीमत कितना होगा? 2 होगा, यानी इसका 3 गुना है 2 होगा। तो फिर कह रहा है कि कच्चे माल का 3 गुना है। यदि कच्चे माल की कीमत 5 से 12 बढ़ती है और विनिर्माण लागत यानी ये है, विनिर्माण लागत, इसका मतलब हुआ विनिर्माण लागत का मतलब कि आपका जो मैन्युफैक्चरिंग होता है, मैन्युफैक्चरिंग जो प्राइस होता है, यानी या आप कह सकते हैं इसको वेजेज, मजदूरी, दोनों पूछता है, वेजेज पूछता है, वेज पूछता है, दोनों पूछता है। प्राइस अगर 6 रुपये है तो रॉ मटेरियल 2 रुपया लग रहा है। यहाँ पूछ रहा है कि प्राइस अगर 6 रुपये था तो जो प्राइस का दाम है वह रॉ मटेरियल का 3 गुना है। कितना है? 3 गुना है, 2 3 6। अच्छा, ये 6 रुपये दाम है तो रॉ मटेरियल 2 रुपया, तो हम इतना जाहिर से कह सकते हैं कि विनिर्माण कंपनी का विनिर्माण लागत कितना लगा होगा? 4 रुपया लगा होगा। कितना लगा होगा? 4 रुपया। फिर कह रहा है कि यदि कच्चे माल 5 से 12 हो जाए, 5 से 12 हो जाए, यहाँ कितना है? 2 है, ये 2 है, लेकिन यह कह रहा है कि 5 से 12 हो जाए। अगर 5 रुपया है तो 5 से 12 हो गया, 5 से 12 हो गया। अगर 2 होता तो कितना होता? तो 2 होने के लिए 1 बराबर 12/5, 2 बराबर कितना होगा? 2 से इंटू करेंगे, यानी कितना आएगा? 24/5। बात को समझिए, अगर 2 होता तो 2 से 12 कर देते, लेकिन कह रहा है कि जो कच्चे माल की कीमत है वह 5 से 12 हो गया। 5 से 12 होने का मतलब एक अगर 5 हो गया, 5 से 12 हो गया तो 2 बराबर, अगर 2 है तो कितना होगा? 12/5 इंटू 2। इसी बार कह सकते हैं 1 बराबर कितना होगा? 12/5। तो 2 बराबर 12/5 इंटू 2 एंड 24/5, यानी ये रॉ मटेरियल है जो 2 था, अब 2 से कितना हो गया? 24/5। फिर आगे बोल रहा है कि विनिर्माण लागत 4 से 5 हो गया। कितना हो गया? 4 से 5। अच्छा, पहले 4 था, अब कितना हो गया? इसमें चेंज नहीं होगा क्योंकि ये फिक्स डाटा है। 4 से 5, 4 से 5 हो गया। क्या 4 से 5 हो गया? विनिर्माण लागत, यानी मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोडक्ट प्राइस है वो 4 से 5 हो गया। अब हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है कि वस्तु का अंतिम कीमत क्या है? शुरुआत कीमत कितना था? 6। अंतिम कीमत कितना है? अंतिम कीमत निकालने के लिए रॉ मटेरियल को और जो विनिर्माण लागत है दोनों को जोड़ देंगे तो मेरा अंतिम कीमत यहाँ मिल जाएगा। जरिए से बात है, जोड़िए इसको। 5 से 25 होगा, अब 25 और 24 कितना होगा? 49, 49/5। अच्छा, 49/5 है, लेकिन हमारा ऑप्शन जो दिया है वो दिया है डेसिमल में, फ्रैक्शन में नहीं है। तो 49 को 5 से भाग कर देंगे तो कितना होगा? 8 5 9 5 45, 45 बचेगा 4.40 होगा, तो 8 5 40, यानी 9.8 मेरा जो वर्तमान में इसका दाम होगा। शुरू में पहले दाम था 6 रुपया, अब वो दाम हो गया 9.8 रुपया। कब हुआ? जब 2 से 24/5 हुआ, यानी जब 5 से 12 हुआ तो 2 में कितना होगा? 12/5 इंटू 2। अच्छा, 4 से 5 हुआ जब विनिर्माण लागत, तब दोनों को मिलाकर इस वस्तु का कीमत कितना हुआ? 9.8। क्वेश्चन छोटा है, देखने में छोटा है, लेकिन काफ़ी कंसेप्ट देने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आप अक्सर एग्जाम में छोड़ देने की लोग बच्चे कोशिश करते हैं। जो मेरे फ्रेंड है उसमें बहुत सारे फ्रेंड्स मिले हैं, इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो उनको मैंने बनाते हैं, लेकिन कुछ अलग तरीके से बनाते हैं। उसमें तरीका कुछ एक्स वाई लगा देते हैं, लेकिन हम बनाए कभी सटीक सा बना है। एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछने की डायरेक्ट संभावना है। आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये भी क्वेश्चन आपके सामने आ गया होगा, आप उसको पढ़िए। किसी वस्तु की जितनी भी आय है उसका 1/3 भाग 2, 3, 2, 4 के अनुपात में क्रमशः भोजन, वस्त्र और शिक्षा पर खर्च करता है। आय का 2/5 भाग वह यातायात पर तथा मनोरंजन पर क्रमशः 4-5 खर्च करता है तथा शेष 2700 वह बैंक में जमा कर देता है। ज्ञात कीजिए वह भोजन, वस्त्र और यातायात पर कुल कितने रुपये खर्च किया। क्वेश्चन बड़ा है, सोल्यूशन में ठीक ठाक है इसका। आइए समझिए उस चीज़ को। क्वेश्चन कर रहा है किसी वस्तु की जितनी भी आय है उसका 1/3 भाग। पहले हम इसको कोशिश करेंगे कि ये मेरा जो क्वेश्चन है वो कहीं डेसिमल में ना है, वो एक इंटीजर वैल्यू है। इंटीजर वैल्यू के लिए एक तरीका होता है, वो बताएंगे तरीका हम परसेंटेज भी, लेकिन थोड़ा सा हम बता देते हैं, थोड़ा सा उसका हम दिखा देते हैं झलक। उसको कैसे होगा? अगर यहाँ पे दिया है मेरा पहला कि ऐसा एक डाटा लेते हैं जिस डाटा में आपको डेसिमल ना निकालना पड़े, डेसिमल ना आए या फ्रैक्शन ना आए, उसके लिए एक थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। किसी व्यक्ति की जितनी भी आय है उसका 1/3 का मतलब 1/3।
वह 3, 2, 4 के अनुपात में खर्च करता है, भोजन वस्त्र और शिक्षा पर खर्च करता है, आय का 2/5, आय का 2/5, 2/5 मनोरंजन तथा यात्रा पर खर्च करता है, और शेष वो जमा कर देता है। आप इतनी कितना है, रेशियो कितना है, 4, 3, 7, 2, 9 इंटू 9, 5, 3, 15 और 15 9 कितना होगा 135। हम 135 मान लेंगे, क्योंकि 135 मानने पर यहाँ 3 से भी कट जाएगा, 135 5 से भी कट जाएगा और 9 से भी कट जाएगा, क्योंकि यहाँ 4, 3, 7, 2, 9 9 ले लिए, या फिर 5, 4, 9 है, 4, 5 यानी 4, 5 क्या थी है, यातायात मनोरंजन कितना है 4, 5 है, यातायात मनोरंजन कितना है 4, 5 है, 4, 5, 9 9 भी यहाँ मिल गया मेरा। अच्छा 9 भी मिल गया, 4, 3, 7, 2, 9, ऊपर वाला भी 9 है, जो हमारा क्या किस चीज़ का है, भोजन का, वस्त्र का और या शिक्षा का, ये भी 9 है, 2/5, 5 भी मिल गया, 1/3 ये भी मिल गया। सभी का इंटू कर लेंगे, क्योंकि ये जो 135 है वो तीनों से कट जाएगा, इसीलिए इसे ऐसा डाटा लेंगे जिस डाटा से सभी संख्या कट जाए। कट जाने के बाद ये क्या होगा कि डेसिमल में नहीं मिलेगा आपको, फ्रैक्शन नहीं मिलेगा आपको, इंटीजर वैल्यू यानी पूर्णांक नंबर मिलेगा। जैसे 135 है, 5 से 15 9 135। अब हम मानते हैं कि टोटल व्यक्ति की आय है 135, टोटल व्यक्ति की आय है 135, टोटल इनकम है 135। ये क्या किए हैं, ये हम लेट माने हैं, यानी माना 135 है। ये माना मतलब कि आपको हम बताएंगे कॉन्सेप्ट से ही, बेसिक से बताएंगे, लेकिन ये हम माने हैं कि 135 का आय है, आय 135 इसलिए माने हैं क्योंकि 135 देखिए नीचे जो आ रहा है इंटू में, उसे सभी संख्या 135 से कट, 135 कट रहा था उस सभी संख्या से, इसलिए 135 लिए हैं। फिर क्वेश्चन कर रहा है कि एक व्यक्ति का 1/3 भाग, आय का 1/3 भाग। अच्छा आय कितना 135 है, 135 का 1/3 मानिए, 1/3 लीजिएगा तो कितना होगा, 4, 3, 12, 1 13 आएगा, 1 15 जाएगा तो 5, 3, 15 45, 45 में 5, 3, 15 5, 1 4, 3, 12 1 13 45 आया। टोटल आय का 1/3 45, 45 को वह भोजन वस्त्र और शिक्षा पर खर्च करता है। भोजन का मतलब हो गया फूड, फूड पर, वस्त्र क्लॉथ यानी वस्त्र पर, और शिक्षा यानी एजुकेशन पर। फूड पर, क्लॉथ पर और एजुकेशन पर, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, क्लॉथ पर और एजुकेशन पर खर्च करता है। फूड क्लॉथ खर्च करता है एजुकेशन पर। कितना का रेशियो में खर्च करता है, 3, 2 और 4 के रेशियो में खर्च करता है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि जो इस खर्च कर रहा है तीनों चीज़ पर, उस पर खर्च कर रहा है मात्र 45 रुपया। जो 45 रुपया इसके टोटल आय का 1/3 है। यहाँ देखेंगे 4, 3, 7, 2, 9, 9 का वैल्यू कितना है 45, तो 1 का वैल्यू कितना होगा 5। जब 1 का वैल्यू 5 तो 3 का वैल्यू कितना होगा 15। अच्छा सी का वैल्यू कितना होगा 10 और ई का वैल्यू कितना होगा 20। यानी फूड पर खर्च किया 15, क्लॉथ पर खर्च किया 10 और एजुकेशन में खर्च किया 20। खर्च कितना किया 20। इस बात में समझ गए। अब आप बढ़ते हैं अगला स्टेप में। फिर कह रहा है कि आय का 2/5 भाग वही यातायात पर तथा मनोरंजन पर खर्च करता है और 4 और 5 के अनुपात में खर्च करता है। कितना खर्च करता है 4 और 5 के अनुपात में, यह समझिए। आय का 2/5, आय कितना है इसका 135, थोड़ा सा ऊपर करते हैं। आय 135, 135 का 2/5, 2/5, 5 से कटेगा ये, 5 से कटेगा कितने बार में, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 हो जाएगा 3, 35, 7 × 5 35, 27 में 200 करेंगे आएगा 54। यानी इस 54 को वह खर्च कर रहा है यातायात पर और मनोरंजन पर। यातायात मतलब ट्रेवल पर, और मनोरंजन यानी इंटरटेनमेंट को। क्या लिखे मनोरंजन को, ये तो यहाँ हो गया है, इसको हम लिख देते हैं मनोरंजन, आई दे देते हैं सिर्फ इंटरटेनमेंट का। इंटरटेनमेंट खर्च करता है, वो खर्च कर रहा है 4-5 के अनुपात में, 4 और 5 के अनुपात में खर्च करता है। ठीक, यहाँ पे 4-5 के अनुपात खर्च कर रहा है, यानी टोटल वैल्यू कितना है 9। यहाँ खर्च कर रहा है 54, यहाँ खर्च कर रहा है 9, यहाँ खर्च कर रहा है 54। 9 में रेशियो है और 54 एक फिक्स डाटा है जो टोटल आय का 2/5 है। कितना आया 54, 9 बराबर कितना होगा, 9 का वैल्यू 54 है, तो 1 का वैल्यू कितना होगा 9 छक 54, 6। अच्छा तो जो 1 बराबर 6 तो 4 बराबर कितना होगा, 6 से इंटू करेंगे 24। यानी इंटरटेनमेंट क्या है, ट्रांसपोर्ट पर 24 और इंटरटेनमेंट पर 6 से करेंगे तो ये आएगा 30। इस बात को आप समझ गए, ये आएगा 30। अब हमसे क्वेश्चन आगे क्या कर रहा है, देखिए कि शेष 2700 वह बैंक में जमा करता है, शेष 2700।
अच्छा यहाँ 45 खर्च कर दिया इस पर, 54 यहाँ खर्च कर दिया ट्रांसपोर्ट पर और एंटरटेनमेंट पर, बच के टोटल कितना आया है 135। इस दोनों की जोड़िए 45 और 54, 5 और 4, इधर जोड़ते हैं इस साइड ब्लैक पेन से, 5 4 9, इस यहाँ 5 और ये 4 9 और 4 और 5 9, यानी खर्च किया कितना 99 खर्च किया कितना में 135 में। अब 135 में जब 99 खर्च कर दिया तो उसका बच्चा कितना, अगर 100 खर्च करता तो 35 बचता, लेकिन एक कम किया है तो 35 नहीं अब ये 36 बचेगा, बचा 36। अगर 100 खर्च करता तो बचता 35, लेकिन 100 से एक कम किया इसलिए इधर एक बढ़ जाएगा 35 नहीं, अब 36 बचा, 36 उसके बाद बचा, यानी इतना राशि बच गया। फिर आगे कह रहा है हमसे क्वेश्चन में कि ज्ञात कीजिए बचा कितना, यहाँ का रहा है 27 बचा 2700, तो 36 का वैल्यू दिया है हमसे हमारे पास 2700, तो एक का वैल्यू भी यहाँ कटा लीजिए, 9 चौका 36 और 9 तिरका 27, 300, यानी एक का 4 का वैल्यू कितना आया, 4 का वैल्यू आया 300। तो एक का वैल्यू निकालने के लिए आप इसमें इंटू कीजिएगा तो 7 चौका 28, 7 चौका 28 बचेगा 2, 5 चौका 20, एक का वैल्यू कितना है 75, एक का वैल्यू 75। पूछा क्या है, पूछा है कि भोजन वस्त्र और यातायात पर कुल खर्च कितना है, कुल खर्च कितना है, कुल खर्च पूछ रहा है वस्त्र भोजन वस्त्र यातायात पर। भोजन कहाँ गया, भोजन में कुल खर्च कितना है 15, अच्छा 15 यहाँ है। वस्त्र पर कितना है खर्च, क्लॉथ पर 10 है। यातायात पर कितना खर्च है, ट्रांसपोर्ट पर 24। अब हम देखेंगे यहाँ 15 10 25 और 24, और ये 25 होता है 50 होता है, 25 से एक कम है, ये 50 नहीं अब 49 होगा। तो एक का वैल्यू जब 75 है तो 49 का वैल्यू कितना होगा, 49 का वैल्यू होगा 49 इंटू 75 बराबर कितना होगा, ये आपको दिखाई देता होगा, उम्मीद है हमको दिखाई देता होगा। 49 गुने 75, क्योंकि एक का वैल्यू 75 है, यहाँ पे देख रहे हैं 15 और 10 25 और 24 49, 49 का वैल्यू 49 इंटू 75 है। एक का वैल्यू जब 75 है तो 49 गुने 75 निकालेंगे तो मेरा टोटल वैल्यू निकलेगा। टोटल वैल्यू कितना आ रहा है, देखिए यहाँ पे अगर ये 50 होता, इस तरीका समझिए, अगर ये 49 नहीं, ये लिखते हैं इस तरीका 49 इंटू 75। अगर ये 50 होता तो 50 में करते गुना 75 से, कितना से 75 से, तो 50 में 75 से करते तो 5 में 5 से 25 के 5 2 और 7 बचे 5 2 37, इतना आता, कितना आता, इतना आता। कब, जब 49 नहीं ये 50 होता तो 3750 आता, लेकिन हम 75 एक बार ज़्यादा काउंट किए हैं, 75 को 49 बार नहीं 50 बार काउंट किए हैं, तो हम एक बार कम करना पड़ेगा। तो 3750 में जब घटाएंगे 75 तो 50 तो घट जाएगा, बचेगा 2500, और जब 50 घटेगा तो आएगा कितना 3700, 25 और घटेगा तो आएगा मेरा 3675। ये क्वेश्चन बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चन है, 3675 मेरा आंसर है। लेकिन ये तरीका थोड़ा सा बड़ा है, बड़ा होने का मेन कारण था कि क्वेश्चन में ऐसा कोई क्लू नहीं दिया है, ऐसा कोई क्लू नहीं दिखाई दे रहा है जिससे हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकें। अगर आपको दिखाई दे तो आप इसको बताइए कमेंट में, हमको नहीं दिखाई दे रहा है कोई भी क्लू होगा, क्योंकि अगर क्लू मिलता ये और ये रेशियो होता, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है ये ए और ई वाला, यानी पहला रेशियो इसमें से कुछ रेशियो इसमें से ले रहा है, कुछ रेशियो इसमें से ले रहा है। अगर एक में से रेशियो लेता तब आंसर निकालना आसानी होता, लेकिन यहाँ पे कुछ भाग यहाँ से, कुछ भाग यहाँ से और कुछ भाग इस पार्ट से ले रहा है, तब थोड़ी कठिनाइयाँ हो रही है। लेकिन आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आसानी से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर, इसको मिटाते हैं। एक रेलवे स्टेशन, दो रेलवे स्टेशन बीच प्रथम दूसरी श्रेणियों के किराए का रेशियो क्या है, 10:7। प्रथम, क्वेश्चन नहीं हुआ है ना, अच्छा, एक रेलवे स्टेशन के बीच प्रथम और सेकंड श्रेणियों के किराए के बीच कितना है, 10:7 का अनुपात है। प्रथम हो गया, ये सेकंड हो गया, ये फेयर है किराया, जो किराए का रेशियो है वो रेशियो है मेरा 10:7 का, 10 और 7 का, 10:7 का रेशियो है, ठीक। अब फिर क्वेश्चन कह रहा है बाद में किराया क्रमशः 3 से 4 और 5 से 9 हो गया। अच्छा, 3 से 4 हो गया किराया 10:7 का है, किराया बाद में क्या हुआ 3 से 4 हो गया, कितना हो गया 3 से 4 हो गया। अगर 1 होता तो 4 से 3 होता,
अगर किराया पहले 3 रुपये था, अब 3 से 4 हो गया। दिखाई दे रहा है, पतला है, दिखाई दे रहा होगा, नहीं दे रहा होगा, दिखाई क्या कि थोड़ा दबा के दिख रहा है चाप के। 3 से 4 हो गया, तो अगर एक किराया अगर 3 रुपये था पहले, तब 4 रुपया हो गया। अच्छा, पहले अगर 1 रुपया होता तो 4/3 होता, लेकिन कह रहा है किराया 10 रुपया है। किराया 10 रुपया होने के लिए 10 यहाँ चुपका दीजिए, तो 10 यहाँ जीरो यहाँ चुपका दीजिए, 10 यहाँ चुपका, यहाँ कितना है 40/3। अब 10 होता तो कितना बढ़ता, 40/3, 40/3, 40/3। फिर कह रहा है क्वेश्चन कि बाद में किराया, पहला किराया 3 से 4 हो गया, दूसरा किराया कितना है 5 से 9 हो गया, 5 से 9, 5 से 9 होता। और किराया पहले 5 रुपया होता तो 9 रुपया बढ़ कर होता, लेकिन अब 1 रुपया होता तो 9/5 होता। उसी प्रकार अगर 7 रुपया है तो अब यहाँ पे 7 करेंगे तो इधर भी 7 से इंटू करना पड़ेगा, 9 7 63/5। ये कितना आएगा, 7 से कितना बढ़ गया 63/5। ये मेरी बातों को समझ गए। फिर आगे क्वेश्चन कर रहा है कि ये फेयर हो गया, ये किराए का रेशियो है, लेकिन इन दोनों श्रेणियों में यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या 3:5 के अनुपात में है। यात्री, अब ये तो किराए का रेशियो कितना है 4/3 और 63/5, यानी 63/5 और 40/3। ये तो हो गया मेरा किराए का। फिर कह रहा है ट्रेवल यानी यात्री का। यात्री का मतलब हो गया कि आपका जो उसमें पैसेंजर होता है, यात्री का किराया पूछ रहा है। यात्री का निकालना है, तो यात्री का रेशियो दिया है 3 और 5, 3:5। यात्री का 3:5 दिया हुआ है। अब हमसे पूछा क्या, हमसे पूछा है कि कुल 3,900 किराए का रूप में प्राप्त होता है, तो दूसरे श्रेणी में कुल कितना प्राप्त होगा, कुल कितना प्राप्त हो रहा है 30,900। तो यहाँ बताइए, हमको बताया था एक चीज़ पहले, और कभी भी जो निकलता है मेरा कुल इनकम जो निकलेगा बस से या ट्रेन से या किसी भी हवाई जहाज़ से या किसी भी वाहन से, जो कुल इनकम होगा, वो कुल इनकम जो निकलता है वह इनकम को आई से वह फेयर इंटू पैसेंजर की संख्या, फेयर इंटू पैसेंजर की संख्या से मिलाकर इंटू करेंगे तो फेयर तो हमारा इनकम निकलेगा। अगर मानते हैं किसी बस में अगर 20 रुपया का इनकम हो रहा है, अगर उसका फेयर है 5 रुपया, तो उसमें कितना पैसेंजर है, अगर फेयर 5 रुपया है तो हम जाहिर से कह सकते हैं कि 20 जो है वह दोनों का इंटू होता है। जब 5 में 4 से इंटू भाग देंगे तो कितना आएगा 4, यानी उसमें संख्या कितना है पैसेंजर का 4। उसी प्रकार अगर इनकम हो रहा है मान लीजिए 100 रुपया का, 100 रुपया नहीं, अब इस पर काम करते हैं। अगर मान लीजिए फेयर है किसी के पास 10 रुपया, पैसेंजर है 20 रुपया, तो उस गाड़ी मालिक को या गाड़ी के जो ऑनर है उसको कितना इनकम होगा। तो इनकम निकालने के लिए फेयर है 10 रुपया और प्राइस है, अगर पैसेंजर है 20, तो 10 × 20 यानी 200। उसी प्रकार यहाँ पे किराया है 40/3 और यात्री है 3, तो कुल कितना होगा 40/3 इंटू 3, 3 से 3 कटेगा, आएगा कितना 40। उसी प्रकार यहाँ से 5 से इंटू होगा, यहाँ पे 5 से 5 कटेगा, यहाँ बचेगा 63, 40 और 63। अब हमसे आगे क्या कह रहा है, कुल इनकम इतना हो रहा है। यहाँ कुल कितना हो रहा है, ये इसको दोनों को जोड़िए, दोनों को जोड़ने का मतलब हो गया कि 3 और 6 4 10, इतना का वैल्यू दिया हुआ है हमारे पास 30,9,200, इतना दिया हुआ है। इसका एक का वैल्यू कितना होगा, इंटू कीजिएगा तो ये कटेगा 3 3 9 0 और 3/00, 1 बराबर 300। तो हमसे पूछा क्या, हमसे पूछा है कि दूसरी श्रेणी में कुल कितने किराए प्राप्त हुए। सेकंड श्रेणी कितना है 63, तो 63 का वैल्यू कितना होगा, 1 बराबर 300, तो 63 का वैल्यू 63 इंटू 300 बराबर कितना होगा 3 3 9 और 9 6 3 18, 00 चुका देंगे, यानी 18900 मेरा आंसर होगा। ये आंसर आपको, मुझे उम्मीद है कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। एक वही कॉन्सेप्ट है जो कॉन्सेप्ट बताया था फर्स्ट क्वेश्चन कौन था, वही वेजेज वाला, और जो कच्चा माल का सामान था उसी पर आधारित क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन था। आइए बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं, उस क्वेश्चन को समझते हैं। एक फैक्ट्री में कुशल अकुशल कामगार और कलर की संख्या 8 5 और 1 है। एक फैक्ट्री में कुशल अकुशल कामगार और कलर की संख्या 8 5 1 है। कुशल का मतलब मान लीजिए क्या मान लें, ट्रेंड होगा, हाँ एक ट्रेंड है, एक अनट्रेंड है और एक क्लर्क है। ट्रेंड अनट्रेंड का इनमें हो गया कुशल, ये हो गया अकुशल
और ये हो गया क्लर्क। कुशल अकुशल उसको बोलते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमको हम अगर एक ऑटोमोबाइल के इंजीनियर थी है, मतलब कि क्या बोलते हैं, रिपेयरिंग करने वाले हैं। ऑटोमोबाइल मतलब कि कुछ वाहन हो उनका, गाड़ी का, कार हो या किसी भी 4 चक्का छोटा छोटा गाड़ी हो, उसका हम इंजीनियर हैं, या हम उसमें एक उसका कारीगर है जो उसका रिपेयरिंग या जो भी होता है उसका पार्ट पुर्जा हम चेंज करते हैं, बनाते हैं। और हम काम कर रहे हैं इस फील्ड में मान लीजिए 10 साल से। अगर अभी कोई लड़का नया आया, उसमें ज्वाइन हुआ उस कारखाना में या उस ऑटोमोबाइल फैक्ट्री में हमारे साथ ज्वाइन हुआ, तो कोई व्यक्ति आएगा कार बनवाने, तो वह पूछेगा कि इसमें दोनों में ट्रेंड कौन है, सबसे जानकार कौन है, तो हमको बोलेगा, क्योंकि हम 10 साल या 12 साल से उसमें काम कर रहे हैं। और जो लड़का आया वो अभी नया है, तो हमको जो बोला जाएगा उसको बोला जाएगा कुशल, मतलब ट्रेंड। वो काफ़ी दिन से काम कर रहा है, ट्रेंड है। जो नया आया उसको अकुशल, यानी जो अभी सीख रहा है, पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है, अनमैच्योर्ड, मतलब कि उसको अनमैच्योर्ड नहीं कर सकता। अनमैच्योर्ड तो लगता है आपको लिविंग में, उसमें आप कह सकते हैं कि आपको वो अनट्रेंड है, यूटी अनट्रेंड है या अनस्किल्ड है, पूरी तरह अनस्किल्ड है। और क्लर्क है जो आपको जो खाता हुआ व्यक्ति काम करता है, क्लर्क समझते हुए करते हैं, आपको प्यून टाइप का होता है, प्यून होता है। क्लर्क की संख्या 8, 5, 1 है। फैक्ट्री में, एक फैक्ट्री में कितना 8 है, 5 है और ये 1 है। और उनकी मजदूरी का अनुपात 5, 2, 3 है। ये इसकी संख्या है, ये इसकी संख्या है। क्वेश्चन समझिएगा ध्यान से, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये संख्या है। उनकी मजदूरी जो है, मजदूरी का मतलब हो गया कि जो वेजेज है, जो मजदूरी है, मजदूरी ऐसा लिखा था ना, मजदूरी लिखा है ऐसे, मजदूरी का अनुपात जो है वह 5, 2 और 3 है। कह रहा है जब अकुशल कामगारों, अकुशल यानी अनट्रेंड कामगारों, अनट्रेंड जो कारीगर है को काम पर लगाया जाता है, कितना 20 अकुशल कामगारों को काम पर लगाया जाता है, तब दैनिक मजदूरी 3180 रुपये है। तो प्रत्येक वर्ग में कामगारों की दैनिक मजदूरी क्या है? इस क्वेश्चन को आइए समझते हैं। समझने से पहले एक चीज़ आपको बता दें, पहले बता देते हैं बेसिक सा, फिर इस पर काम करेंगे हम। कितना है? अनट्रेंड का 20 है, अनट्रेंड 20 है। अगर अनट्रेंड 20 होता तो हमें कितना का फायदा, कितना मिलता दैनिक मजदूरी? 3180, 3180 मिलता दैनिक मजदूरी। ये क्या मिलता? दैनिक मजदूरी 3180 होता। अच्छा बताइए हमको एक चीज़ कि कब 3180 कब मिलता है? जब अनट्रेंड कारीगर 20 होता, लेकिन अनट्रेंड कितना है? 5 है। तो 5 नहीं, इसको 20 बनाने के लिए हमको यहाँ पे 4 से इंटू करना पड़ेगा। 4 से यहाँ इंटू कीजिएगा तो 4 से यहाँ भी करना पड़ेगा और 4 से यहाँ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ अनट्रेंड 20 होता तब इतना मजदूरी मिलता। अगर इतना मजदूरी पाने के लिए हमको अनट्रेंड को, यहाँ अकुशल को 20 करना पड़ेगा, 20 के लिए हमको 4 से इंटू करना पड़ेगा। तो यहाँ 4 से किए तो यहाँ भी 4 से, यहाँ भी 4 से करना पड़ेगा, क्योंकि हमको हर हाल में 8, 5 और 1 का रेशियो फॉलो करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा मेरा 32। अब 8 चौका हो जाएगा 32। अच्छा ये हो जाएगा 20, ये कितना हो जाएगा? 4। मजदूरी है 5, तो अगर संख्या है 32, अगर संख्या है 32 अब मजदूरी है 5 के रेशियो में, तो इसको कितना इनकम होगा? 160। 160। इसको कितना इनकम होगा? 40। इसको कितना इनकम होगा? 12। कितना होगा? 12। फिर हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन, क्या हमसे पूछ रहा है कि दैनिक मजदूरी कितना होगा? दैनिक मजदूरी, टोटल कामगारों को दैनिक मजदूरी क्या होगा? ये तो पूरा इनकम होगा मेरा। इसका इनकम कितना हुआ? 160 और 40, 200 और 112, 212 मत 200, 200 और 212, यानी 212 का वैल्यू दिया हुआ हमारे पास कितना? 3180। 3180। तो एक का वैल्यू क्या होगा? एक का वैल्यू होगा 3180 अपॉन 212। निकालना क्या है हमें? निकालना है कुल का, प्रत्येक कामगारों का दैनिक मजदूरी एक पार्टिकुलर रूप से निकालने के लिए पहले एक का वैल्यू निकाल लेते हैं। एक का कितना से कटेगा? एक कटेगा आपका, इसको कटाइए ना आप, कटाइए 2 से, 2 2 4 5, 2 से कटाइए, एक और 2 से कटेगा तो 106 आएगा। अच्छा ये 2 से कटेगा तो ये 15 दूना 30 हो जाएगा, 1 बचेगा 18 9, इतना हो जाएगा। अब कटेगा 15 छक 90, 15 छक 90। कैसे कटेगा 5 छक 90? जैसे यहाँ 106 है,
106 में गुना करेंगे 15 से x में तो 15 हो जाएगा, फिर 6 में करेंगे तो 5 6 90, 1500 इसको लिख सकते हैं 5 6 90, 1 बराबर 15। हमसे पूछा क्या, हमसे पूछा टोटल का मौजूद है 160 गुने 15, ये गुना होगा कैसे, 15 15 नहीं है, अगर 16 × 15 है, अगर ये 15 होता तो होता कितना 225, 15 के साथ 225, लेकिन एक ज़्यादा है तो 15 एक बराबर गुना करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा ये 225 नहीं, अब हो जाएगा ये 25 और 30 40, 240 और 240 है, पहले एक जीरो यहाँ पर पहले से है तो 240 नहीं 240 और एक जीरो यहाँ का, ये चला आएगा 2400। फिर दूसरा का बात करते हैं, 1 बराबर 15 तो 4 बराबर कितना होगा, 5 चौका 60, 600, जीरो ये चुपक गया। 1 बराबर 15 तो 12 बराबर कितना होगा, 15 में 10 से करते हैं तो 150, अब 2 बार और करेंगे 30 यानी 180, 180। ये मेरा दैनिक मजदूरी हुआ, जिसको ट्रेन का, यूटी का और कितना होगा कलर का, 2400, 600 और 180। लेकिन बात आती है कैसे करने की आवश्यकता है, और थोड़ा सा कंसेप्ट मालूम हो, अगर इस पर हमको नहीं काम करना है, वो काम इस पर नहीं करना है, हमको पता नहीं 1 बराबर इतना 15 कैसे कट गया। कटने का मतलब होगा कि यहाँ से 106 होगा, 106 में ये 100 होगा, 100 में पूरा करेंगे 15 से तो 1500 होगा, और 90 करने के लिए 5 6 90, 90 होगा, यानी 15 आ गया मेरा आंसर। अगर इतना करना नहीं पड़े तो क्या करेंगे वो तरीका बताते हैं। 160 है या 40 है या 12, सॉरी 160 है, हाँ 160 है, 40 है, 12 है। इसको करने के लिए आप एक काम कीजिए, 160 को आप देखिए ऑप्शन में 160 का मल्टीपल कौन है, ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन जो मेरा आया है वो है 2400, 618, ये 618 है, इसमें 3 है, इसमें 4 और 3 है। ऑप्शन वही होगा जिसमें 4, जिसमें 3 होगा। 3 किस में है, 3 सभी में, सी में सभी में है। अच्छा इसमें क्या चाहिए, 160 है, इसमें 160 के लिए 100 सब कट जा रहा है, नहीं तब इसको करना ही पड़ेगा क्योंकि इस पर सेट नहीं हो रहा है, सभी संख्या कट जा रहे हैं। 2400, 2 संख्या को छट रहा है, 2 संख्या छट रहा है, लेकिन अच्छा देखते हैं, हाँ नहीं छट रहा है। 180 है क्या, 100 यहाँ पे जो सी ऑप्शन है वो उसमें 300 है, और 300 12 से कटेगा, 312 से नहीं कटेगा, डेसिमल में आएगा, लेकिन 180 12 से कट जाएगा। फिर आता है दूसरा ऑप्शन 280 कट, फिर आएगा दूसरा 800 440 से कट जाएगा, फिर आएगा 2100 160 से कटेगा, नहीं कटेगा। 2100 मेरा 160 से कटेगा, नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ पर मेरा 3 आ रहा है और यहाँ पे कितना 7 आ रहा है, ये नहीं कटेगा। उसी प्रकार हम ऑप्शन नंबर 1 छट गया, ऑप्शन नंबर 2 पर काम करेंगे, 2400 कट जाएगा 160 से, 480 कटेगा, 40 यहाँ बिल्कुल कटेगा। अच्छा 300 कटेगा, 12 से कटेगा, 312 से 4 3 12, तो 312 से नहीं कटेगा ना, 312 से कहाँ से कट जाएगा, 4 × 3, 3 से तो 100 हो जाएगा, कट जाएगा ना, कट जाएगा। फिर उसके बाद 2400 बी और सी कट रहा है, बाकी सब नहीं कट रहा है। खैर हम इस पर काम नहीं किए हैं अभी, इसी पर आप बनाइएगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आज क्लास आपको अच्छा लगा होगा। और ऐसे क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन और रह गए हैं, इस पर काम करने की कोशिश की है लेकिन इस पर कट नहीं रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम सिर्फ ऐसे ही मेथड बेहतर होगा, क्योंकि आपको थोड़ा सा यहाँ पर काम करना पड़ेगा, इस पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन जो है मेरा ना, ऑप्शन जो दिया हुआ है ऑप्शन वेरिएबल है, मतलब कि एक समान सभी संख्या कटने की संभावना है। बी और सी दोनों संख्या समान कट रहा है किससे, 160 से 40 से 12 से, इसीलिए